सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 11 मातृभूमि का मान। मातृभूमि बच्चों, हमारे मातृभूमि के लिए ऐसे कितने वीर हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कैसे अपने प्राणों की बलि दी हमारी मातृभूमि के लिए। चलिए आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 11 मातृभूमि का मान। प्रस्तुत एकांकी में हाड़ा राजपूत वीर सिंह के बलिदान का चित्रण किया गया है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आन और मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। भारत का इतिहास ऐसे वीर राजपूतों की गौरव गाथाओं से भरा हुआ है। प्रस्तुत एकांकी में ऐसे ही वीर सरदार की शौर्य गाथा का वर्णन किया है। आइए इन्हें पढ़ते हैं। पात्र है बच्चों अभय सिंह चारणी, राव हेमू वीर सिंह के साथी हैं, महाराणा लाखा सैनिक है और वीर सिंह है। चलिए पहला दृश्य है स्थान बूंदीगढ़। बूंदी के राव हेमू अपने कक्ष में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। ठीक है, अभय सिंह इनसे बातचीत चल रही है। अभय सिंह कहते हैं, महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। तो राव हेमू कहते हैं, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ के अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? तो अभय सिंह कहते हैं, महाराव हम राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का सामना कैसे कर सकती हैं? आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन है। हमारे सिर्फ एक है, हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? तो राव हेमू कहते हैं, और वह केंद्र है चित्तौड़। तो अभय सिंह कहते हैं, इसमें भी कोई संदेह है महाराव? चित्तौड़ का गौरव फिर लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहे, जैसे वो पहले रहे थे वैसे वो अभी भी रहे। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित। तो राव हेमू कहते हैं, यह तुम क्या कहते हो अभय सिंह जी? हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। वो किसी की गुलामी नहीं बर्दाश्त करेगा, स्वतंत्र रहेगा। तो अभय सिंह कहते हैं, महाराव आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है कि वो एक साथ मिलकर रहे, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। तो राव हेमू कहते हैं, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। जितने भी राजपूत हैं उन्हें अपनी ताकत पर नाज है, सब में ताकत है। बाल माला में गूंथने की है, सो वह माला तो बनी है। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। तो अभय सिंह कहते हैं, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। तो राव हेमू कहते हैं, प्रेम का अनुशासन मनाने को हाड़ा वंश सदैव तैयार है, शक्ति का नहीं। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है, मतलब गुलामी नहीं करेगा। स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहेगा, आदर करेगा। हाँ, अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। तो अभय सिंह की बात तो मानी नहीं गई, तो कहते हैं, तो मैं जाऊं? तो राव हेमू कहते हैं, आपकी इच्छा। भाई आपकी इच्छा है तो आप चले जाओ। दोनों का प्रस्थान। दूसरा दृश्य, चलिए अब दूसरा दृश्य आता है स्थान चित्तौड़गढ़ के राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। महाराणा, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में कलंक का टीका लग गया है। मुट्ठी भर हड़ाओं के हाथों पराजित होकर मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय ही जानता है। तो अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा को अभिवादन करना, वे प्रणाम करते हैं, आप कहीं जाते हैं तो अभय सिंह कहते हैं, महाराणा जी
दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो महाराणा कहता है, सेनापति जी आज मैं दरबार नहीं जाऊंगा। जब से हमें निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। भाई उन्होंने तो कह दिया ना कि बूंदी तो स्वतंत्र रहेगा, वो किसी गुलामी नहीं करेगा। तो अभय सिंह कहते हैं, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं? महाराणा, रात के समय आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे। हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है? तो महाराणा कहते हैं, नहीं अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक से इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। वो बड़ी चिंतित है, मेरी हार हो गई। तो अभय सिंह कहते हैं, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत है, मतलब कि तैयार हैं। आप एक आज्ञा कीजिए, वो बलि दे देंगे। तो महाराणा कहते हैं, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आज पहुंचा है। महारावल बप्पा के वंशज में लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में सैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो अब उन्होंने ये कह दिया कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, मतलब कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, जब तक सैन्य प्रवेश ना कर लूं बूंदी में। तो अभय सिंह कहते हैं, महाराणा इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? मतलब कुछ खा पी तो लो, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों कर रहे हो? इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए आप ऐसी भीषण प्रतिज्ञा न करें। मतलब कि वो बता रहे हैं महाराणा को कि आप ऐसी प्रतिज्ञा मत करो, जीत तो हमारी होगी पर ये नहीं पता कि कब होगी, इसमें टाइम लग जाएगा, इसमें समय लग जाएगा। महाराणा कहते हैं, आप यह क्या कहते हैं सेनापति? क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ली हो? मैं अपनी प्रतिज्ञा वापस नहीं लूंगा, मतलब कि मैं जब तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। गाते गाते चारणी का प्रवेश। महाराणा, चारणी, तुम अपने गाने में क्या कह रही थी कि पूरे राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता की रक्षा की जाए, पर मैं तो इस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूं। तो चारणी कहते हैं, यह आप क्या कहते हैं महाराणा? मैं आपसे निवेदन करने आई हूं कि यद्यपि समय के फेर से आज हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। विपत्ति के दिनों में वे मेवाड़ को सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाएं, कि हमारी मदद करते आए हैं, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें, मतलब उसे तोड़े ना। तो महाराणा कहते हैं, चारणी, तुम बहुत देर से आई, अब तो मैंने प्रतिज्ञा ले ली। तो अभय सिंह कहते हैं, चारणी, महाराणा ने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक वे बूंदी के गण को जीत न लेंगे, जल अन्न ग्रहण न करेंगे। तो चारणी कहते हैं, दुर्भाग्य है। कुछ सोचकर एक उपाय है, यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। जब एक नकली वो बना लो, आप जीत जाओ और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लो। तो अभय सिंह कहते हैं, अच्छा सुझाव है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो महाराणा कहते हैं, ठीक है, अभी तो मैं नकली दुर्ग का विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, फिर हराव को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा, शांत नहीं होगा मेरा मन। तो सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। अब मिल गई सबका प्रस्थान। तीसरा दृश्य, चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा, महाराणा और सेनापति का प्रवेश। महाराणा, यह तो बूंदी दुर्ग की ठीक हूबहू नकल है। अरे तुमने तो बिल्कुल बूंदी जैसा ही बना दिया है। इस दुर्ग को मिट्टी में मिला देने से मेरी आत्मा को संतोष तो न होगा, लेकिन
अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा कर डाली थी उससे तो छुटकारा मिल जाएगा, जो मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी उससे छुटकारा मिल जाएगा, मैं खा पी सकता हूँ। अभय सिंह, निश्चय ही महाराज, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे, मतलब लड़ाई किससे होगी, झगड़ा किससे होगा, युद्ध किससे होगा? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। तो अभय सिंह कहते हैं, दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक खड़े कर दिए जाएंगे जो बंदूकों से मुझ पर झूठे वार करेंगे। कुछ ही समय में दुर्ग मिट्टी में मिल जाएगा महाराज, अब चलिए। तो ठीक है, दोनों का प्रस्थान होता है। वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश होता है। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, सामने देख रहे हो कौन सी इमारत बनाई गई है? तो पहला साथी कहता है, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। तो वीर सिंह कहते हैं, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। क्या हम लोग अपनी जन्मभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा साथी कहता है, किंतु यह तो नकली बूंदी है सरकार, मिट्टी में मिलने दो, कोई बात नहीं, भाई बनाया तो, जो दुर्ग बनाया वो नकली तो है। तो वीर सिंह कहते हैं, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस तरह एक बिहाड़ा है, वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता, जो नकली बूंदी दुर्ग बना है उसको भी नहीं मिटाया जा सकता। तो तीसरा साथी कहता है, लेकिन सरदार, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है, क्या सही है? तो हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हम उनका खाते हैं। तो वीर सिंह कहते हैं, जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? भाई इसकी जन्मभूमि में हम खेले हैं, बड़े हुए हैं, इसका अपमान हम नहीं सहन कर सकते। जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है, लेकिन जब बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। तो चौथा साथी कहता है, निश्चय ही जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है, और जहां पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। वीर सिंह, मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो, आग जैसे हो, अपने वंश की आभा क्षीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका स्थापित नहीं होने देंगे। नकली है पर हम यहाँ पे स्थापित नहीं होने देंगे, इसको मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। तो सब लोग कहते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहराने देंगे। तो वीर सिंह कहते हैं, शाबाश मेरे वीरों, मुझे आप लोगों पर अभिमान है, गर्व है। चलिए चौथा दृश्य, स्थान बूंदी के नकली दुर्ग का बंद द्वार। महाराणा और अभय सिंह का प्रवेश होता है। महाराणा, सूर्य डूबने को आया, मतलब कि सूर्य डूबने को आया है। यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा फहराने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। चले, अभय सिंह कहते हैं, हाँ महाराज, हम तो समझते थे कि नकली मुकाबला शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, पर यहाँ तो हड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। यद्यपि यह लोग गिनती में थोड़े हैं, पर हमारी सेना उसके आकस्मिक पहरों से बहुत चक्की रह गई। मतलब वो कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा था नकली है तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, भाई हम जीत जाएंगे, पर ये तो समाप्ति नहीं होने को आ रहा है, रात होने को आ गई है। महाराणा, यह भी अच्छा ही हुआ यदि हमें बिना पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर आना अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष न होता। तो महाराणा जी कह रहे हैं कि ये भी अच्छा हुआ कि यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए, यदि हमें बिना मेहनत किए, बिना आगे लड़े हुए झंडा फहराने का मौका मिल जाता तो हमें संतोष नहीं मिलता। वीर सिंह की वीरता देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती। तो अभय सिंह कहते हैं, मैंने भी जब दुर्ग से अग्नि वर्षा होती देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ।
कुछ क्षणों के लिए युद्ध रुकवाकर मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह की साहस की प्रशंसा की, मतलब कि तारीफ की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि वह व्यर्थ में अपने प्राण न खोए और आपके विरुद्ध हथियार न उठाए। मतलब मैंने उससे रिक्वेस्ट, मैंने उससे प्रार्थना की कि तुम अपने प्राण मत गंवाना, ठीक है, और महाराणा के विरुद्ध जो है हथियार मत उठाना। परंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी का ही पताका फहराएगी। तो महाराणा कहते हैं, निश्चय ही जन्मभूमि के प्रति वीरों का यह आदर भाव सराहनीय है। इनके इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं। मेरा प्रतिज्ञा है कि मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। वह देखो, वह वीर कितनी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहा है, अकेला ही सैकड़ों की टुकड़ी को आगे बढ़ाने से रोक रहा है। धन्य है ऐसे वीर। उन्हें नाज हो रहा है वीर सिंह पर। जोर का धमाका और प्रकाश होता है तो महाराणा कहता है दुखी मन से, वह देखो अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। जाओ, दुर्ग पर विजय पताका फहराओ और विजय सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। विजय सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। विजय सिंह का प्रस्थान। महाराणा, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ है दंभ ने आज कितने ही निर्दोषों के प्राण की बलि ली है। चारनी का प्रवेश होता है। चारनी कहते हैं, महाराणा अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। अब तो आपको संतोष मिल गया होगा। तो महाराणा कहते हैं, चारनी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो? मैं तो वैसे ही दुखी हूं इनके प्राण लेकर, और दुखी मत करो ऐसे बोलकर। न जाने किस सयात में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह के बलिदान ने मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। मैं देखता हूं ऐसे वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। मतलब वो अपने आप को अब पश्चाताप कर रहे हैं महाराणा जी कि मैंने ये क्या कर दिया। तो चारनी कहती है, तो क्या महाराणा, अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? वीर सिंह का शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश। वीर सिंह का शव लेकर आते हैं अभय सिंह। महाराणा, शव के पास बैठते हुए चारनी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। किंतु क्या बूंदी के राव और तथा हाड़ा वंश के प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? मतलब मैंने तो नकली में ही वो किया था, पर ये क्या सब कुछ असली हो गया। राव हेमू, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में कोई राजा है न कोई महाराणा। सब देश, जाति और वंश के मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। सब अपनी मातृभूमि को मानने वाले हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर न उठनी चाहिए, अपने ही लोगों पर नहीं उठनी चाहिए हमारी तलवार। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ही ज्वाला चल रही है। हम एक दूसरे से कैसे पृथक हो सकते हैं, कैसे अलग हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। जैसे वीर सिंह ने हमने नकली दुर्ग बनाया, लड़ाई की, हमने सोचा हम झंडा फहरा देंगे, पर वीर सिंह नहीं माने। वीर सिंह ने असली लड़ाई लड़ी। महाराणा, निश्चय ही महाराव, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाते हैं। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं और पर्दा गिरता है। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। प्रस्तुत एकांकी में कितने पात्र हैं? 7। एकांकी के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी। महाराणा प्राणों पर खेलकर राव हेमू से क्या लेना चाहते थे? लोहा।
हमें अपनी मातृभूमि के लिए क्या करना चाहिए? बलिदान और त्याग करना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। केंद्र डैश के अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हैं। अनुशासन उनके पौरुष का दिन आ पहुंचा। पौरुष वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं। हमारी तलवारें अपने ही स्वजनों पर न उठनी चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सत्य और असत्य। सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। बिल्कुल सही। हम खड़े होकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं। हम बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं, खड़े होकर नहीं। हमें मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही। हमें वीरों के बलिदान का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही। एकांकी में कुल 5 पात्र हैं, नहीं 7 हैं। चलिए बच्चों प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको अपने आप करनी है। आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।